नमस्कार किसान भाइयों, लाइव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा यह कार्यक्रम खेती किसानी के ऊपर जुड़ा हुआ है, लेकिन खेती किसानी से जुड़े जुड़े अन्य उद्योग, जैसे कि अगर आज हम बात करें उद्यानिकी की, भाई इसकी भी तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि उद्यानिकी फसलें, जैसे कि अगर हम बात करें उद्यानिकी के अंदर आने वाली मसाला सब्जी खेती, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, इनमें भी तो सामयिक कार्य होना ज़रूरी है। सही समय पर यदि सही तरीके से सामयिक कार्य किए जाएं तो उद्यानिकी की फसलों से भी अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हमारा ये फोन इन कार्यक्रम है और आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए, उद्यानिकी में सामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाए, इस विषय को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो जल्दी से हमें फोन करिए और उसके लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, जो कि है 0755266040। साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर 1800-200-2330040। सॉरी किसान भाइयों, आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। और चलिए मिलते हैं अपने विशेषज्ञ से, जो कि है डॉक्टर DN धोते। ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उद्यानिकी में, जो कि भोपाल से हमारे साथ आए हुए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि कौन कौन सी उद्यानिकी फसलें होती हैं, उद्यानिकी से तात्पर्य क्या है, किसान भाई कैसे समझेंगे कि ये उद्यानिकी की फसलें हैं? देखिए, उद्यानिकी में सामान्य तौर पे जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन में देखिए सुगंध किससे आ रही है, किस चीज़ से रंग आ रहा है, किस चीज़ से विशिष्ट स्वाद, मिठास या कड़वाहट या तेजपन आ रहा है। हाँ जी। वो सारी चीज़ें आप उद्यानिकी में ले सकते हैं। अच्छा जी। वैसे मूल रूप से यदि देखा जाए तो फल, फूल, मसाले, औषधीय जड़ी बूटियाँ, ये सारी फसलें जो है ये उद्यानिकी का हिस्सा है जी। और उद्यानिकी का संबंध मानव जीवन में जन्म से पूर्व से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने आप पर 16 संस्कारों में से एक संस्कार है पुंसवन संस्कार। हाँ जी। और ये पुंसवन संस्कार जब बच्चा गर्भस्थ होता है, शिशु गर्भस्थ होता है, उस अवस्था में ही माता जी को नस्य के माध्यम से कई जड़ी बूटियाँ सूंघा करके उसका सेवन एक तरह से कराया जाता है। और ये अपेक्षा की जाती है कि इन दवाइयों से, इन औषधियों से आने वाला शिशु जो है वह स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होगा। हाँ जी, हाँ तो जी। इस तरह से हम शुरुआत बागवानी की जन्म के पूर्व से होती है। और आपको मालूम है, विभिन्न अवसरों पर, जन्मोत्सव पर, शादियों पर और अन्य अन्य उपलब्धियों के समय फूलों से सजावट, फूलों के गुच्छों की भेंट, ये सब हम करते ही करते हैं। और जब आदमी अपने जीवन को समाप्त कर लेता है या समाप्त हो जाता है उसका जीवन, तो उसके उपरांत उसकी जब स्मृति आती तब भी हम फूलों की माला से उसका ध्यान करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, महेंद्र पटेल जी दमोह से। नमस्कार, स्वागत है आपका। पूछिए आप अपना प्रश्न। जी नमस्कार। महेंद्र जी, पूछिए आप अपना महेंद्र प्रश्न। पटेल बोल रहा हूँ मैडम। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि जैसे धनिए के जो फलाद हैं वो पत्ती का उपयोग कर लिया मैंने, अब उनको छोड़ दिया तो फल आने लगे हैं। तो फल वो 1-2 दिन के होते हैं और उसमें मतलब सफेद सफेद भूरापन टाइप का होता है। वो फल अभी आकार में नहीं है, फिर भी उसमें क्या वो कीटाणु है, क्या वो मतलब कोई मौसमी कारण है? जी जी जी। जो धनिया है उसमें सफेद फूल आ गया है और उसके बाद जब फल आने लगा है तो वो फल पूरा नहीं हो पा रहा है और बीच में कुछ सफेद सा भूरापन आ रहा है, वो कैसे? ये पाउडरी मिल्ड्यू जिसको कहते हैं, चूर्णी लासिता, ये उसके कारण ये इसका असर हो रहा है। और इसके लिए आपको सल्फर डस्ट का उपयोग करना चाहिए। ये सल्फेक्स भी आता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसकी डस्टिंग करने से धनिया की फसल आपको स्वस्थ मिलेगी। अभी कई जगह जो असामयिक वर्षा हुई है वो धनिया की इस अवस्था में, जब फूल अवस्था है या फूल से फल बन रहा है, माने बीज बन रहा है, उस अवस्था में ये बहुत घातक होती है। हाँ जी। तो उसके लिए भी ये जो सल्फर डस्ट का प्रयोग करेंगे ही। और उसके अलावा कहीं ज़्यादा यदि प्रकोप दिखता है तो डायथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके छिड़काव करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक नियंत्रण होगा। जी जी जी। हमें आशा है कि महेंद्र जी को अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर साहब, अभी जो समय चल रहा है, इस समय बहुत से किसान भाई हैं, उनके खेतों में उद्यानिकी जो मसाला फसलें हैं, वो जैसे कि अगर हम बात करें लहसुन,
अदरक, प्याज, मिर्ची, ये बहुत कुछ लगे हुए हैं, तो इनमें कौन कौन से सामयिक कार्य करने चाहिए? देखिए, लहसुन की फसल खास तौर पे जो मंदसौर नीमच वाला क्षेत्र है, जी रतलाम के आगे काफ़ी बड़े पैमाने पर और इंदौर के आसपास भी बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती की जाती है। जी। और लहसुन और प्याज की लगभग क्रियाएं एक समान होती है। अच्छा। पर यहाँ पर अपने को इस समय लगभग कहीं कहीं पर 1 महीने की फसल हो रही होगी, 20 से 25 दिन की फसल हो रही होगी। तो इसको गुड़ाई करके जी फिर सिंचाई करने की आवश्यकता होगी। जहाँ पर बारिश हो चुकी है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंदनाशी है, उस ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिलाकर गुड़ाई के बाद यदि हम उसको बिखेर देते हैं और फिर सिंचाई करते हैं, तो आने वाले दिनों में जो लहसुन की जड़ सड़न का रोग होता है या कद के वहाँ पर थोड़ी सी गलन सी होने लगती है या कुछ क्षेत्र में पौधे सूखने लगते हैं, उस बीमारी पर काफ़ी अच्छी तरह से नियंत्रण होगा। अच्छा जी। इस अवस्था में अपन डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक और जो हमारे दर्शक हैं वो जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से, नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि कुछ जो हमारी उद्यमी की फसलें होती हैं वो जड़ में फलक देती है, जैसे आलू हमारा हो गया, मूली हो गया, अदरक हो गया, नाना प्रकार के ऐसी फलक जो है वो जड़ में होती। कुछ हमारे फलक जो है पेड़ों में होती, वातावरण में होती, तो हमें जो जड़ में फलक दे रही उसमें इस समय सामयिक कार्य करने की जरूरत है। और जो वातावरण में पाला चल रहा है तो उसमें हमें क्या करने की जरूरत है? जी जी, पाला पड़ रहा है या जो भी फसलें लगी हुई हैं उसमें कौन से सामयिक कार्य करें? देखिए, पहले तो आपने लहसुन के अलावा जो अदरक और हल्दी की बात की है, तो उन फसलों में तो लगभग उसके कंद के विकास की लगभग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उसमें कच्चे रूप में हल्दी का उपयोग करने वाले, अदरक का रूप में उपयोग करने वाले लोग उसका उपयोग ठंड के सीजन में ज़्यादा करते हैं, तो खुदाई होकर बाज़ार में आ रही है। लेकिन जो अन्य फसलें हैं उनको पाले से बचाने की इस समय महती आवश्यकता है। और उसके लिए आपको करना ये है कि आजकल पहले से ही एक तरह से जो हमको सूचनाएं प्राप्त हो जाती है दूरदर्शन के माध्यम से, मोबाइल पर अलग अलग ऐप्स है, क्षेत्रीय कृषि विज्ञान केंद्र विभाग के माध्यम से जलवायु के बारे में जो भविष्यवाणियाँ होती है उसके माध्यम से हमको मालूम होता है कि आज पाला पड़ सकता है या 1-2 दिन में पाला पड़ सकता है। तो उसके हिसाब से उत्तर और पश्चिम दिशा में घास फूस, सूखा हुआ या भूसा, उसकी ढेरियाँ छोटी छोटी बना करके उसको रात में करीब 9 बजे के आसपास से आप उसमें धुआं करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कई बार आग लगा दी जाती है घास फूस में और भूसे में, तो वो लौ के साथ जलने लगता है। हमको ध्यान ये रखना है कि लौ के साथ न जले बल्कि उससे धुआं अधिक से अधिक निकले। तो कई बार तो किसान भाई इसके लिए ये भी करते हैं कि उस घास फूस पर हल्का सा पानी का छिड़काव कर देते हैं, तो उससे आग पकड़ करके जलेगा नहीं लेकिन धुआं होगा। तो अभी आप एक चीज़ देखते होंगे कि कई गांव के आसपास या कुछ जहाँ कहीं धुआं चूल्हे का उपयोग होता है, सिगड़ी का उपयोग होता है, तो धुआं थोड़ा ऊंचाई पर जाकर के फिर धरती के समानांतर फैलने लगता है। तो ये जो धुआं होता है ये एक तरह का पूरा आवरण आपके खेत के ऊपर या आपकी फसल के ऊपर कर देता है, जिससे शीतलहर का असर फसल पर नहीं हो पाता है। यदि अपने पास में सिंचाई के साधन है और ज़मीन सूखी हुई है तो उस अवस्था में हमको सिंचाई भी करना चाहिए। बिल्कुल सूखी नहीं है तो भी थोड़ा सा अतिरिक्त पानी होगा, लेकिन पानी यदि ज़मीन पर जाता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो उससे निकलने वाली जो गर्मी है वो अपनी फसलों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये सामान्य सरल उपाय है। इसके अलावा व्यावसायिक गंधक का अम्ल भी छिड़काव करते हैं और दूसरे ग्लूकोज का भी उपयोग करते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए होता है। उस अवस्था में यदि इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा कारगर होगी। लेकिन व्यवहारिक रूप से इसको कर सकते हैं। स्प्रिंकलर यदि खेत में बिछे हुए तो स्प्रिंकलर को भी चला करके फसलों को सुरक्षित डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी। किसान भाइयों, हम जल्दी से लौट के आएंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उद्यानिकी फसलों में सामयिक कार्य किस प्रकार से किया जाए। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ उद्यानिकी विशेषज्ञ DN धोते जी। डॉक्टर साहब, आप किसान भाइयों को ये बताइए कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि मसाला फसलों की, इनमें सिंचाई की व्यवस्था की किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को? देखिए, सिंचाई सामान्य तौर पर रबी फसलों में लगभग सभी फसलों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। हाँ जी। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जिनके पास पानी की उपलब्धता अधिक होती है वो आवश्यकता है अथवा नहीं इसको सोचे बगैर सिंचाई अधिक करते रहते हैं। यह फसलों के लिए किसी भी तरह से लाभप्रद नहीं है जी। और ये कई बार खड़ी फसल में भले ही आपको उसका असर नहीं दिखता हो, लेकिन फसल की तुड़ाई के बाद में भी उसका असर होता है। ख़ास तौर पे जैसे लहसुन और प्याज है, इसके भंडारण के दौरान जो अध्ययन किया गया उसमें पाया गया है कि अधिक सिंचाई, ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने पर अधिक सिंचाई करने के कारण इनका जो पोचा पड़ने की शिकायत होती है या वेट लॉस होता है, सड़न होती है कंदों में, वो ज़्यादा देखी गई है। इसी तरह से सिंचाई के साथ ही पानी के साथ नत्रजन खाद, यूरिया का प्रयोग भी किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। वो संतुलित अवस्था में नहीं होने से तो सेल्फ लाइफ जिसको बोलते हैं, मतलब जो भंडारण के दौरान उसकी उम्र होती है वो उम्र कम हो जाती है। तो ये दोनों ही कारण से फिर भंडारण के दौरान उत्पादकों को काफ़ी नुकसान होता है और इसकी गुणवत्ता ठीक तरह से नहीं रह पाती है। तो सिंचाई के लिए आज के युग में ड्रिप सिंचाई सबसे उत्तम साधन है और यदि ड्रिप सिंचाई नहीं हो पाती है, कुछ फसलें दूसरी हो सकती है, जैसे प्याज लहसुन में ड्रिप के बजाय स्प्रिंकलर का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ड्रिप ज़्यादा उपयोगी प्याज लहसुन में भी इसलिए है कि ज़मीन को भुरभुरा नरम रखते हैं और कंदीय फसलों में कंदों का विकास उसमें अच्छी तरह से हो पाता है। तो सिंचाई के लिए ड्रिप साधन का उपयोग करना चाहिए और ड्रिप के लिए ज़मीन की गुणवत्ता के आधार पर, फसल की उम्र के आधार पर, उसके अंतर और उसका कितने ड्यूरेशन, कितने समय तक के, किस अवधि तक के ड्रिप चलाना है, ये निश्चित करना चाहिए। इसके लिए अपने पूर्व अनुभव से जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करके ये निर्धारित किया जा सकता है। हाँ जी। अगर हम उद्यानिकी की बात करें तो एक जो पर्याय बन चुका है फल, एकदम दिमाग में आता है किसी के भी, के उद्यानिकी यानी कि फल। और अभी तो जैसे कि मौसम चल रहा है, संतरे बाजार में आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, पपीता, साथ ही साथ में आजकल देखने को मिल रहा है एक बहुत ही बड़े ही अलग तरीके के बेर। तो इन सभी फलों में किसान भाइयों को क्या सामयिक कार्य करना चाहिए? कौन कौन सी जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें बगीचों की देखभाल की जब बात आती है तो हमको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारा बगीचा किस अवस्था को में दिख रहा है हमारी स्क्रीन पर पपीता। हाँ जी जी। किस अवस्था में फसल है जी। और जिस अवस्था में फसल है तो इसको मुख्य रूप से अपन दो भागों में बांट सकते हैं कि फलित उद्यान, यानी जो जिनमें फल आने की अवस्था है वो उद्यान, और एक नया उद्यान जिसमें फल अभी आना शुरू नहीं हुआ।
हाँ जी। तो हम पहले बात करते हैं कि जिसमें फल नहीं आए हैं, जी जी तो जी। ऐसे बगीचों की जैसे कि सारी बरसात और ये सारी खत्म हो चुकी है, रबी सीजन है, तो जहाँ पर सामान्य परंपरागत विधि से हम सिंचाई करते हैं, वहाँ पर उनके थाले व्यवस्थित कर दिए गए हैं। और बहुत छोटे पौधे हैं तो पाले से सुरक्षा के लिए उसके आसपास घास फूस की टाटी या अन्य किसी दूसरे साधन से उसको ढकने का प्रयास किया है, जो कि पाले से उनकी सुरक्षा करेगी। और तीसरी बात है सिंचाई की, तो सिंचाई के लिए ड्रिप का मैंने आपको बताया है। ड्रिप के अलावा बहुत बड़े वृक्ष हो जाते तो उनके आसपास माइक्रो स्प्रिंकलर्स उसके छत्र, मतलब 12 बजे की जो छाया पड़ती है, हाँ जी। उतने एरिया में, उतने क्षेत्र में उसको लगाए जा सकते हैं। जी। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने की कि सामान्य तौर पे किसान भाई पौधे के तने के पास में पानी देने का प्रयास करते अच्छा हैं। जी। तो ये प्रयास बस वैसा ही है जैसे कि हमें प्यास लग रही है और हम गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर पानी डाल रहे हैं। हाँ जी। इसमें होना ये चाहिए कि जहाँ पर उनको जड़ें पानी लेने वाली, पोषण लेने वाली है, वहाँ पर सिंचाई करना चाहिए। तो सामान्य तौर पे आप ये मान के चलिए कि मुख्य तने से दूर पौधे के आकार के हिसाब से 3 फीट से लेकर के, यदि कटहल का पौधा, आम का पौधा है तो उसमें 8 फीट तक के तने से दूर एक घेरा बना ले, 1 से 1.5 फीट चौड़ा, तो पूरी रिंग बन रहा है, ये वलय बन जाएगा जी। उसकी गुड़ाई 8 से 10 इंच कर ले और उसमें सिंचाई दे और उसी में पानी दे, जी। तो उसका फ़ायदा अधिक से अधिक जो है फल पौधों को मिलेगा जी। और पोषण भी उसको अच्छी तरह से जी। मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम चल रहा है इस समय पर अगर हम देखने को मिले, एकदम खुश्क हो जाता है, ठंड भयानक पड़ने लगती है, सुबह जैसे कि हमने अभी बात की कि पाला पड़ने लगता है, दोपहर में कभी कभी देखने को मिलता है कि 2-4 दिन बुरी तरह से बहुत ही तीखी गर्मी पड़ती है। तो इसका जो फल है, उसके फूल हैं या आने वाला जो फल है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? उस स्थिति में वही है कि नमी का एक स्तर जो है खेत में, उसको बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई करें। और चूंकि ये दिन और रात के तापमान में जो अंतर होता है, ये फसलों के लिए दुश्मन का काम करता है। अच्छा जी। और इसको कम करने के लिए, जैसे मैंने दूसरा उपाय बताया था कि रात के समय धुआं करे, सिंचाई करे, गुड़ाई करे। सिंचाई करने के बाद गुड़ाई भी गुड़ाई करेंगे, करना बहुत जरूरी तो है। गुड़ाई करने से खेत एकदम से सूखेगा नहीं और उसमें नमी बनी रहेगी, तो पौधों पर नुकसान नहीं होगा। अब हम फलों के दूसरे अवस्था की बात भी कर लेते हैं यहाँ पर, कि जिन बगीचों में अभी फल लग रहे हैं, जैसे आपने बताया कि बड़े वाले बेर आ रहे हैं जिनको एप्पल बेर कहा जाता है, वो बेर है, पपीता है, संतरा है, अमरूद है। अमरूद में भी विशिष्ट प्रकार के जो बड़े फल आ रहे हैं, थाई गुआवा कहते हैं, वो फल बाजार में उपलब्ध है। तो इनको तुड़ाई समय से करना बहुत आवश्यक है। उनकी अवस्था बाजार, लोकल मतलब स्थानीय बाजार के लिए उसकी अवस्था को थोड़ा सा पकने देंगे। दूर भेजना है तो पकने की शुरुआत हुई है, उस अवस्था में तोड़ लेंगे। ये न केवल फलों के लिए बल्कि सब्जियों के लिए भी इस तरह का हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और संतरा, नींबू, ये सारी चीज़ें भी इस समय काफ़ी मात्रा में बाजार में आ रही है, तो उनको न केवल तुड़ाई करना है बल्कि अपने को अच्छे मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए तुड़ाई के बाद में उसकी सफाई और ग्रेडिंग, छटाई करने की भी आवश्यकता है। छटाई में तो बीमार खराब फल एक तरफ हो जाएंगे, बाकी एक तरफ हो जाएंगे, और ग्रेडिंग में अलग अलग आकार, अलग अलग रंग के फलों को हम छांट करके पैक करेंगे, तो उसके बाजार भाव सामान्य से हमको अधिक अच्छे मिलेंगे। उर्वरक की कुछ व्यवस्था अगर किसान भाई करना चाहें कि जिससे उनकी और अच्छी बढ़वार हो, पैदावार अच्छी प्राप्त हो? ये ठंड की अवस्था में अभी उर्वरक देना उचित नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम अभी पाले की बात कर रहे थे, जैसे ही हम नाइट्रोजन या इस तरह के खाद्य पदार्थ पौधों को देते हैं तो उसमें वृद्धि होने लगती है, और जो नवीन वृद्धि होती है वो पाले के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होती है। हमारे और किसान पौधा भाई स्क्रीन जल पर जाता भी देख रहे हैं है। डॉक्टर साहब। जी। तो ऐसी अवस्था में जो है पौधे जल जाते हैं और नुकसान अधिक होता है। तो ऐसी अवस्था में हमको फर्टिलाइज़र अभी देना नहीं चाहिए। जैसे ही जनवरी के बाद में, फरवरी में, जनवरी के अंत में जब तापमान बढ़ने लगेगा, तब कुछ कुछ फलों में
हम देने लगेंगे। जी, फर्टिलाइजर कुछ दे सकते समय भी बचा है, जैसे कि मुझे लगता है 15-20 दिन या 25 दिन के बाद में हमारे आम के पेड़ों में बोर आने लगेंगे, तो किसान भाइयों को क्या पहले ही कुछ कार्य करने चाहिए जिससे कि बोर जो अच्छे आए, फलदार हों? निश्चित रूप से जो बौर वाली बात है, अंदरूनी रूप से तो उसकी प्रक्रिया पौधों की ये शुरू हो जाती है पहले से ही। जी, तो दिसंबर के महीने से या अक्टूबर के बाद में नवंबर के महीने से हमको आम के बगीचों में गुड़ाई करना चाहिए, और तनों के आसपास गुड़ाई करके जो कीटनाशक की डस्ट है या चूर्ण आता है, पाउडर रूप में आता है, उसका भुरकाव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हानिकारक कीड़े सुप्तावस्था में होते हैं जो बौर के आने के साथ ही जो भी तनों पर चढ़ने लगते हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए पहला उपाय ये गुड़ाई करके उसमें कीटनाशक डस्ट का भुरकाव करें। दूसरा उपाय ये कि तने पर करीब ज़मीन से 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर एक प्लास्टिक की पन्नी पूरे चारों तरफ उसमें लपेट दें, और उसको टिकाए रखने के लिए गीली मिट्टी से ऊपर नीचे दोनों तरफ पुताई कर दें। जी। और एक उपाय और करें कि जो प्लास्टिक की पन्नी आपने चारों तरफ लगाई है तने पर, हाँ जी। उसके ऊपर जला हुआ ग्रीस बाजार में उपलब्ध होता है, हाँ जी। उस ग्रीस का पूरा एक पट्टा आसपास लगा दें। जी। अब ये एक तरह का प्रपंच है। प्रपंच ऐसा है कि कीड़ा जो अंडे से बाहर निकला वो तने पर चढ़ता है, तो पहले तो वो चिकने प्लास्टिक से गिर जाएगा। हाँ जी। लेकिन फिर भी कोई ऐसा कीड़ा बलवान है कोई जो उसको क्रॉस कर सकता है, तो वो जाकर के उसमें फंस जाएगा। जी। यदि इतना उपाय कर लिया जाए तो इससे फलन बढ़ जाता है। अच्छा। फलन कैसे बढ़ेगा जी। कि जो छोटे छोटे कीड़े हैं ये फूलों के रस को भी चूसते हैं, और वो इतना रस चूसते हैं कि वो सूख करके फूल गिर जाते हैं। जी। और वैसे भी आम के फसल में जो परागन होता है वो 1000 फूलों में यदि हमारे 1 और 2 फल भी यदि बन जाते हैं तो अच्छी फलन की अवस्था होती है। टमाटर के अंदर किसान भाई कैसे कि जो स्टिकिंग है वो कैसे करें, प्लास्टिक की मल्चिंग कैसे करें, किस प्रकार से, क्योंकि जो फल है वो जब लगता है तो जमीन पर लटकने लगता है, उस तरीके से सड़ने लगता है, वो क्या करें, किस तरह बचाव करें? देखिए, टमाटर में मल्चिंग का कार्य पौधरोपण के साथ ही किया जाता है, और उसी अवस्था में ड्रिप सिंचाई यदि करते तो ड्रिप की लाइन भी मल्चिंग के अंदर छिपा दी जाती है। जी। किसान भाई देख ही रहे हैं, हमारे जो स्क्रीन है इस पर दिखाया जा रहा है। ये तो हो गई आपकी मल्चिंग की बात और ड्रिप की बात। जी। सहारा देने के लिए उनको तार और रस्सियों के माध्यम से सहारा दिया जाता है। हाँ जी। और तार को बांस के टुकड़ों के माध्यम से सीधा रखा जाता है। जी। और उसको सुतली के माध्यम से पौधों को बांध करके खड़ा रखा जाता है। अच्छा जी। क्योंकि इसे स्टेकिंग बोलेंगे? हाँ, स्टेकिंग, सहारा देना, सपोर्ट, ये हाँ दोनों चीज़ों में आ जाता है। जी। और किसान भाई आजकल इन सारे शब्दों को, इस शब्दावली को, टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। किसान भाई देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, बिल्कुल उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है। जी। तो उस तरह से इनको बांध करके उसको खड़ा कर देते हैं। जी। और अलग अलग किस्मों में 10 किलो से लेकर के, और अर्का रक्षक वगैरह में तो लगभग दुगुना तक के इसके फल एक ही पौधे पर लगते हैं। जी। तो उस अवस्था में यह अत्यावश्यक हो जाता है कि उनको हम सही तरीके से सहारा दें, और नहीं तो ज़मीन को यदि फल लगता है तो उसके रंग गलने लगता है। जी। कभी गलता भी है, यदि नहीं भी गलता है तो भी उसका रंग जो है वो अन्य भाग से अलग हो जाता है। हाँ जी। जो उसके मार्केट मूल्य को जी। ग्रेडिंग जब करते हैं तब वो मार्केट मूल्य उनका कम मिलेगा। बिल्कुल। जी। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, एक प्रक्रिया है जो टमाटर की खेती में करना ही होती है। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई शुरू की अवस्था में जो पौधे से निकलने वाली पत्तियां है वो लटक करके जमीन को लग जाती है। जी। यदि उन पत्तियों को सावधानी से काट ले तो बहुत सी बीमारियों को हम नियंत्रण कर सकते हैं। ये बहुत ही एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है। जी। और इसके बारे में सामान्य तौर पे अनुशंसा नहीं होती है। कोई भी किताब में, कहीं भी साहित्य में ये चीज मिलती नहीं है। तो नीचे की 1-2 पत्तियां यदि वो काट देते हैं तो जमीन के संपर्क में आकर के जो बीमारियां सीधे पत्तियों के माध्यम से पौधे में आती है, उनको रोका जा सकता है। ये जरूर किसान भाई करें। जी।
सर बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो कि अपने खेतों में जो फूल हैं, क्योंकि फूलों का बाजार तो साल भर लगा रहता है और अभी तो जैसे कि शादी का मौसम है, तो किस प्रकार से अगर किसान भाइयों को गेंदा हुआ, गुलाब है या शेवंती है, उसकी खेती में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ उनकी पैदावार बहुत अच्छी हो जिससे कि बाजार का मूल्य मिले? देखिए अभी तो बहुत कम समय है, ये सारी बातें एक साथ बताना जी, जी, संभव नहीं है। हाँ जी। पर फिर भी हमको स्थानीय मांग को देखते हुए और हमारे पास उपलब्ध बाजार को देखते हुए इनमें से फूलों का चयन करना चाहिए। गुलाब आपको मालूम है एक बार लगा देते हैं तो 2-3 साल तक के आराम से फूल देते रहते हैं। जी। लेकिन ये गुलाब में भी कौन से गुलाब, जो देसी लाल गुलाब जिनका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। हाँ। लेकिन वहीं पर हम यदि गुलाब की बात करें जो कटे पुष्प या कट फ्लावर जिनको कहते हैं, जो डंडी के साथ में, हाँ जी। डंठल के साथ में, बुके में अथवा सीधे तौर पर दिया जाता है। भेंट के रूप में जी। दिया जाता है, तो वो उनकी किस्में अलग होती है। और आजकल उनकी खेती तो पॉली हाउस में या शेडनेट हाउस में की जाती है। रही बात दूसरे फूलों की, तो गेंदा है, गुलदाउदी है, ये खुले खेतों में बहुत अच्छी तरह से किए जा सकते हैं। जी। ग्लेडियोलस की खेती भी खुले खेतों में की जाती है। हाँ जी। इसके अलावा अभी आने वाले सीजन में बिजली, जिसको अंग्रेजी में एनुअल क्राइसेंथेमम कहते हैं, जी। उसको लगा सकते हैं। और नवरंगा है, आस्टर के फूल अभी बाजार में आने लगे हैं। हाँ जी। आस्टर भी एक बहुत अच्छा फूल है, जी। बहुत अलग अलग अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक रंगों में उपलब्ध है, बैंगनी, गुलाबी, लाल, सफ़ेद, तो आस्टर को भी लगाया जा सकता है। गेंदा तो पहले ही बात हुई है, गेंदे की भी अलग अलग किस्में है, प्रजातियां हैं, बड़े छोटे लंबे अलग अलग, उनका चयन अपने स्थानीय मांग के हिसाब से हम कर सकते हैं। और बाजार में किस समय आपूर्ति करना है उसके हिसाब से इनका रोपण करना चाहिए। अच्छा। गेंदा लगभग साल भर लगाया जा सकता है, गर्मियों के दिनों में भी होता है, बरसात में भी होता है, हाँ और जी। ठंड में भी रहता है। लेकिन गेंदे की प्रजातियाँ छोटे फूल वाली, बड़ी फूल वाली, इस तरह से अलग अलग होती है। जी। एक फ्रेंच मतलब मैरीगोल्ड भी होता है, जी। तो उसकी ऊंचाई कम होती है। तो इस तरह के अलग अलग है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी किस्में हाइब्रिड आ चुकी है और बीज भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो इनको बहुत अच्छी तरह से पहले नर्सरी तैयार कर ले किसान भाई, और फिर अपना रोपण का समय अपने बाज़ार को, किस बाज़ार को हम पकड़ना चाहते हैं उसके आधार पर करें। एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। बैतूल ज़िले में जो आठनेर तहसील है, जी। तहसील मुख्यालय के आसपास कुछ लोग गुलदाउदी की खेती करते हैं। अच्छा। और बहुत सीमित क्षेत्र में उसकी खेती हो रही है। हाँ जी। लेकिन उससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा किसान भाई उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो गुलदाउदी होती है और नागपुर और महाराष्ट्र में उग जाती है, तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ पर जो गुलदाउदी के फूल हो रहे हैं या पहुँच रहे हैं, उनकी पहुँच कलकत्ता में होने वाली गुलदाउदी की तुलना में 15 से 20 दिन पहले होते हैं। बहुत अच्छी तो बात। उसका उस 15 से 20 दिन का लाभ उठाते हुए उनको आर्थिक रूप से बहुत अच्छा लाभ सर, आप इसका आए हमारे मिलता स्टूडियो है। में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान नमस्कार भाइयों, किसान भाइयों। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।